हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत हिंसा को रोकने के या इसको नियंत्रण करने के उपाय क्या हैं, इसके विषय में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं हिंसा क्या है। हिंसा अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो दूसरे को दुख देना ही हिंसा है। शरीर से, मन से, विचार से, भावना से, प्राण से किसी को दुख देना क्या है हिंसा। अगर सामान्य अर्थ में लें तो हिंसा का तात्पर्य होता है दूसरे की हत्या करना या सामूहिक रूप से हत्या को बढ़ावा देना या हत्या करना क्या कहलाता है, हिंसा कहलाता है। तो हिंसा को रोकने के उपाय क्या हैं, कौन कौन से कार्य करें या कौन कौन सी गतिविधियों को हम अपनाएं जिससे हिंसा पर नियंत्रण स्थापित हम कर सकें या इसे रोक सकें। वास्तव में हमने बताया था कि अगर युद्ध होता है दो देशों के बीच में तब लोग मरते हैं तो उसे हिंसा नहीं कहा जाएगा। हमने बताया ये मानव व्यवहार के व्यवहारिक गतिविधियों के अंतर्गत संबंधों को लेकर के, राष्ट्र समस्याओं को लेकर के, आवश्यकताओं को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं होती है जिसमें व्यक्ति तनाव से इतना भर जाता है, इतना उसके संवेग अनियंत्रित या बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो आक्रामक होकर के वो किसी की जान ले लेता है या हत्या कर देता है। ये हिंसा के बारे में डिटेल में चर्चा की जा चुकी है। इस पेपर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से डिटेल में पढ़िए। एक ही चीज़ को बार बार हम व्याख्या करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपके बीएड टॉपिक के अंतर्गत क्रमशः हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे अगर हम देखते हैं हिंसा को रोकने का सबसे पहला उपाय यानी सामूहिक हिंसा, जिसमें एक समाज दूसरे समाज से लड़ता हो या एक समाज दूसरे समाज से संघर्ष की स्थिति, तनाव की स्थिति में आता हो, तो ऐसे अगर हिंसा को रोकना है तो निश्चित रूप से, या घरेलू भी हिंसा को रोकना है या किसी संपत्ति संबंधी वाद विवाद संबंधी गतिविधियों से होने वाली जो हिंसा है इन सबको रोकना है या सामूहिक हिंसा को रोकना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती तो ज़रूर है लेकिन वो ऐसा काम करती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सामूहिक रूप से हिंसा अगर रुके तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, न्याय की शीघ्र उपलब्धता, यानी लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी न्याय उपलब्ध कराना चाहिए। वास्तव में जब न्याय आप जल्दी से उपलब्ध कराते हैं तो अपराधी को ऑटोमेटिकली सज़ा मिल जाती है, जल्दी सज़ा मिल जाती है। तो अपराध के नियंत्रण के लिए या हिंसात्मक गतिविधियों का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से नियंत्रण के लिए आपको यह सबसे पहले करना होगा कि समस्याओं के तह तक जाकर सत्य को खोज करते हुए, सत्य के साथ न्याय करते हुए आप न्याय जितना शीघ्र उपलब्ध कराएंगे उतना ही आप हिंसा को रोकने में सफल हो जाएंगे या हिंसा को नियंत्रित करने में आप सफल हो जाएंगे। दूसरा हम बात करें सामाजिक न्याय। भारत विविधताओं का देश है जिसमें अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक विभिन्नता भी मिलती है, सामाजिक विभिन्नता भी मिलती है, भाषाई विभिन्नता मिलती है, सांस्कृतिक विभिन्नता मिलती है, सामाजिक विभिन्नता मिलती है, संबंधात्मक विभिन्नताएं मिलती हैं। तो कहीं किसी संस्कृति में दूसरे संबंध को ज़्यादा महत्व, तो किसी संस्कृति में दूसरे संबंध को ज़्यादा महत्व। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है समाज की विभिन्नता बहुत अधिक है। तब ऐसे परिस्थिति में क्या है, जैसे कि अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो चाहे उसमें मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, सबकी संपत्ति पिता की संपत्ति में बराबर मिलेगी सभी बेटों को। इसी तरह से भारत में अगर सभी जातियां हैं या सभी जातियों का विभाजन है तो जातियों के हिसाब से उनको जो है सरकार में दायित्व मिले, अधिकार मिले, कार्य मिले, तब वो सामाजिक न्याय होगा। ऐसा ना हो कि जो वर्चस्व वाला वो सब हड़प जाए और कहे हम कहो कि भारत माता की जय, ऐसा नहीं हो पाएगा। कुल मिला के हम बात करें जिस अनुपात में जनसंख्या है, जिस अनुपात में जाति है, जिस अनुपात में धर्म के लोग हैं, जिस अनुपात में लोगों का सामाजिक आर्थिक आवश्यकता है, उस अनुपात में अगर उनके संबंध में क्रिया गतिविधि व्यवहारिक तौर से, सामाजिक तौर से, प्रशासनिक तौर से, राजनीतिक तौर से अगर उनका भूमिका, स्थान, उनसे संबंधित क्रियाओं का निर्वहन किया जाए तो निश्चित रूप से हिंसा घटेगी, समाप्त होगी, नियंत्रित होगी। आगे हम बात करें संवेगात्मक नियंत्रण। वास्तव में संवेग, जब क्रोध का संवेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी क्रोध में बुद्धि जब काम नहीं करती है,
क्रोध इतनी आक्रामक हो जाता है क्रोध में व्यक्ति की, जब उससे कुछ न समझ में आए तो ऐसी अवस्था में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, हत्या को बढ़ावा मिलता है। तो हमें शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे पाठ्यक्रमों को, ऐसे गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें अध्यापक समझाने बुझाने के संग संग उसे कुछ अच्छी गतिविधियों के साथ संवेगों को नियंत्रित करने संबंधी क्रियाकलाप अभ्यास को बढ़ावा दे, जिससे क्या हो कि वह संयम बरते, अर्थात अपने संवेगों को नियंत्रित करके क्रिया और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को आत्मनियंत्रण में ला सके। साथ ही अच्छे कार्यों के प्रति सहिष्णु हो सके, मतलब अच्छे कार्यों को करने की प्रवृत्ति पर वो बल दे। जैसे गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ जो है गुरु के प्रति आदर सम्मान, माता पिता के प्रति आदर सम्मान, अच्छे नियम, अच्छे लोगों के प्रति आदर्श और मूल्यों के प्रति एक अच्छी प्रवृत्ति का निर्माण कर सके, जिसे सहिष्णुता कहते हैं। अगर ऐसे ढंग से निर्माण किया जाएगा तो निश्चित रूप से संवेग, जो गलत संवेग है जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, डर, ये जो गलत संवेग हैं वो नियंत्रित हो जाएंगे। जब नियंत्रित होंगे या कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलेगा, हिंसा को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है मूलभूत आवश्यकता। अधिकांशतः मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में, जो गरीब वर्गों में लोग जो है मूलभूत आवश्यकता जब पूरी नहीं कर पाते, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, अब तो इतनी मूलभूत आवश्यकता हो चुकी है। पहले तो मूलभूत आवश्यकता मात्र रोटी कपड़ा और मकान को ही माना जाता था, लेकिन अब जो है रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, ये सभी उसमें शामिल कर दिए गए हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, अगर सरकार या समाज अपने मूलभूत आवश्यकता को अगर पूर्ति कर देता है, ग्रामीण वर्गों में या गरीब वर्गों में, निम्न वर्गों में, मध्यम वर्ग में भी जो अति जो है छोटे यानी बहुत निम्न स्तर के मध्यम वर्ग हैं, अगर उनकी मूलभूत आवश्यकता सरकार और समाज समय समय पर रोजगार, व्यवस्था, विकास, सुरक्षा इत्यादि को प्रदान करते हुए करती है तो निश्चित रूप से हिंसा को बढ़ावा नहीं मिलेगा। यानी घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है, सामाजिक हिंसा को रोका जा सकता है, सामूहिक हिंसा को भी रोका जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं तो गरीब वर्ग लोग जो है अनैतिक कार्य अमीर वर्ग उनसे कराने लगता है, या वे गलत संगत में, नशा इत्यादि के संगत में पड़ करके वो हत्या को बढ़ावा दे देते हैं। तो अगर मूलभूत आवश्यकता अति गरीब वर्ग में और मध्यम वर्ग में भी, निम्न स्तर के मध्यम वर्ग को अगर ये सब पूरी करने का सरकार सतत प्रयास करती है, समाज भी इन बातों को उठाता है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इन बातों को अगर चर्चा होती है, इनकी विकास, सुरक्षा, सुविधा इत्यादि का ध्यान में रखते हुए शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम हिंसा को रोक सकते हैं या रोकने में सफल हो सकते हैं। अगला हम बात करें व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा का तात्पर्य होता है कि किस व्यवहार की क्या मर्यादा है, किस कार्य की क्या मर्यादा है, किस पद की क्या मर्यादा है, किस संबंध की क्या मर्यादा है, यानी उसका नियम क्या है और उसके संग भावात्मक क्रियात्मक व्यवहार क्या है। अगर इससे संबंधित हम निबंध, नाटक, शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रिया इत्यादि अपना करके मानवीय दृष्टिकोण का विकास करते हैं, यानी उससे संबंधित हम अच्छे व्यवहार, अच्छे आदर्श, अच्छे व्यक्तित्व इत्यादि को सतत रूप से नैतिक शिक्षा के रूप में या व्यवहारिक शिक्षा के रूप में अगर हम सतत विकास करते हैं, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च स्तर तक, हायर स्तर तक अगर इसका हम विकास करते हैं तो निश्चित रूप से अगर जैसे अगर मालूम को अगर व्यक्ति को दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार एक सपना है, इसमें ना ही कोई कुछ लेके आया है, ना ही कोई कुछ लेके जाएगा, अगर यह आपको अच्छे से समझ में आ गया, दृढ़ता से आपके दिमाग में बैठ गया तो आप लड़ाई झगड़ा करना छोड़ देंगे। क्योंकि जब वह किसी बहुत छोटी चीज़ को बहुत महत्व का समझने लगता है तब ये ज़्यादा हिंसा होती है। जब वो हर चीज़ का अंत, हर चीज़ का गतिविधि को अगर समझता है तो धीरे धीरे वो मानसिक नियंत्रण के साथ अन्य कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हिंसा का कार्य नहीं करेगा। अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर उसको बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित रूप से हिंसा को रोक सकते हैं, नियंत्रित कर। अगला सांप्रदायिकता पर नियंत्रण। यहाँ भारत में जैसे कोई धर्म है, कोई धार्मिक जनसमूह जो अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था के साथ संगठित होकर के अपने धर्म को जीता है या मानता है या अटूट आस्था रखता है तो उसे हम संप्रदाय कहते हैं।
जो सांप्रदायिकता होती क्या है कि इसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म वालों को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब करते हैं या अनावश्यक रूप से उनके धर्म पर आक्षेप लगा करके धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, गफलत में डाल करके कर्फ्यू इत्यादि की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। यानी सामूहिक हिंसा, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इत्यादि के नाम पर वो सामूहिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अगर ऐसे सांप्रदायिक गतिविधियों को, असामाजिक तत्वों पर अगर सरकार कठोरता से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण करने का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता पर नियंत्रण होगा, जिसके कारण से जो हिंसा हो रही वो नहीं हो पाएगी। तो सांप्रदायिक भावना भड़कने न पाए, गलत लोग इसको न भड़का पाएँ, गलत लोग इसका राजनीतिक फ़ायदा या सामाजिक फ़ायदा या वर्चस्व का फ़ायदा न लेने पाएँ, अगर इसको ध्यान में रखते हुए अगर शासन प्रशासन अगर इस पर सक्रिय होता है, समाज सक्रिय होता है, समाज जागरूक होता है तो निश्चित रूप से हिंसा को रोकने में हम सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सफल हो सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है मूल्य एवं आदर्श। मूल्य का मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में आँख का अपना मूल्य है, मुंह का अपना मूल्य है, आँख का, हाथ पैर का अपना अपना मूल्य है, यानी महत्व है। वह महत्वपूर्ण क्रिया करता है, इसलिए उसके महत्वपूर्ण क्रिया के साथ उसका मूल्य बना हुआ है। अगर समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं मानव जीवन के व्यवहार में, क्रिया में, ज्ञान में, उन मूल्य को समझाया जाए, उन मूल्य के एकीकरण और उस मूल्य के विकास संबंधी अगर जानकारी दी जाए, साथ ही ऐसे मूल्यों को लेकर के जो महान आदर्श या महान दार्शनिक बने हैं, महान समाज सुधारक या भगवान हुए हैं, जैसे कृष्ण भगवान का मूल्य प्रत्येक क्षेत्र में है, वह आज भी आदर्श है। रामचंद्र जी आज भी मूल्य आदर्श है। शिरडी के साईं बाबा, वो भी, उनका भी मूल्य और आदर्श आज भी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। खासतौर से ईश्वरीय अवतार या ये कहें महान व्यक्तित्व या दार्शनिक अवतार से गांधी जी का मूल्य और आदर्श बरकरार है, क्योंकि उनका प्रत्येक कार्यों में उनका जो महत्व था आज भी वैसा ही है, और उनसे सीख करके आगे बढ़ेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे। वैसे ही वो आदर्श के रूप में भी पूज्यमान है या अनुकरणीय है। तो मूल्य और आदर्श को ध्यान में रखते हुए भी अगर ज्ञान, शिक्षा, व्यवहार, क्रियाकलाप, कार्यक्रम इत्यादि को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से समाज को एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन, एक सही गतिविधि या सही निर्देश प्राप्त होगा, जिसके कारण से हिंसा को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। अगला है प्रशासनिक सतर्कता। कहा जाता है जिस देश की अगर प्रशासन राजनीति करने लगे, यानी सरकारी नौकरशाह अगर राजनीति करने लगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र को बर्बादी के कगार पर पहुंचा देते हैं। वास्तव में जो प्रशासनिक क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे IAS PCS हो, कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक यानी सरकार से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, अगर वो संविधान की गरिमा को रखते हुए मानव कल्याण को ध्यान में रख करके अगर काम करते हैं, सतर्कता से अपने गतिविधि या क्रिया का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से वो हिंसा को रोक सकते हैं। लेकिन जब यही प्रशासनिक कार्यकर्ता जब नेताओं की चापलूसी, स्मगलरों के संग मिलीभगत इत्यादि कर लेते हैं तो यह प्रशासनिक से अपने कार्यों से लापरवाही करता है, जिसके कारण से सूचना और जानकारी होने के बावजूद भी हिंसा को बढ़ावा मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, प्रशासनिक अगर सतर्कता मानव कल्याण और संविधान के दृष्टिकोण से होता है तो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हिंसा को रोकने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, अर्थात मानव कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हिंसा को रोकने के संबंध में, मैंने उन्हें व्यक्तिगत, सामूहिक रूप से सभी दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हरिओम।